आज हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय और उसके बाद इन दोनों प्रमेय पर आधारित एग्जाम्पल हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की। तो इस प्रमेय का कथन लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड। कोई त्रिभुज है और उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, उन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा होता है। यहाँ पर आकृति बनाई हुई है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें AB और AC के मध्य बिंदु है E और F। ये तो हमें दे रखा है। अब इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि EF BC के समांतर है और EF BC का आधा है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना में हमें क्या करना है, AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इस AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो बिंदु C से होकर गुजरती हो। तो AB के समांतर एक रेखा खींची और ये जो रेखा है वो इस EF को, ये जो EF रेखाखंड है, इस EF को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर ये बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। कौन से त्रिभुज, एक तो AEF और दूसरा त्रिभुज है FCT। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि FAC का मध्य बिंदु है तो AF और FC बराबर होंगे। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। और इस कोण की बात करें, ये कोण होंगे एकांतर अंतः कोण। और यहाँ पर AB और CT ये दोनों है समांतर रेखा और ET इनके लिए है तिर्यक रेखा। तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB और CT समांतर रेखाएं हैं। तो इस त्रिभुज में क्रमागत दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज में क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं। तो त्रिभुज AEF है, AEF व त्रिभुज FTC में कोण, इन कोणों के कुछ नाम लिख लेते हैं। इस कोण को नाम दे दिया 1, ये 2, ये 3 और ये कोण नंबर 4। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 1 बराबर कोण 4। इसका कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। और कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। इसका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और AF बराबर FC, AF बराबर FC ये दिया गया है। तो इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा, इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। तो AS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के रूप में, संकेत के रूप में कैसे लिखना है त्रिभुजों को, सबसे पहले एक त्रिभुज को लिख लो, त्रिभुज AEF सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब देखो लिखना कैसे, तो ये कोण 2 कोण 3 पर जा रहा है। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये जो शीर्ष F है, इस त्रिभुज के F शीर्ष पर जा रहा है। तो F के संगत तो आ गया F। और AF भुजा आ रही है FC पर, तो F पर आ गया, तो A कहाँ पर आएगा, C पर। तो A के संगत C, C के संगत A। बच गया कौन सा, E कहाँ पर जाएगा, T पर। तो E के संगत T और T के संगत E। तो यहाँ पर A के संगत तो क्या है, A के संगत है C, E के संगत है T और F के संगत है F। तो त्रिभुज AEF सर्वांग सम है त्रिभुज CTE के। और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस वाली भुजा की बात करें, CT भुजा की, CT भुजा देखो कहाँ पर है, ये रही CT भुजा। ये CT भुजा किसके बराबर होगी, AE भुजा के बराबर होगी। AE कौन सी है, ये वाली भुजा। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AE बराबर क्या आ गया, AE बराबर आ गया CT। और AE किसके बराबर है, AE बराबर है
ई बी के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए ई की जगह लिखेंगे ई बी, ई बी बराबर सी टी। ये ई बी इस सी टी के बराबर आ गई। अब हम इस चतुर्भुज की बात करें, ई बी सी टी, इस चतुर्भुज की बात करें तो इस चतुर्भुज में ये जो सम्मुख भुजा है ई बी और सी टी, ये बराबर भी है और समांतर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज ई बी सी टी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ई बी सी टी में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर, इनको लिख लो, ई बी बराबर सी टी व समांतर है, ए बी समांतर सी टी। अतः ए बी सी टी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। तो ई टी भुजा बी सी के समांतर होगी, ई टी भुजा बी सी के समांतर भी होगी और ई टी भुजा बी सी के बराबर भी होगी, ई टी बराबर होगी बी सी के। अब ई टी समांतर बी सी है, ये ई टी समांतर है बी सी, तो ई एफ में भी समांतर होगी बी सी के, ई एफ समांतर बी सी। अब वापस हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो एफ टी भुजा है वो किसके बराबर है। तो ये रही एफ टी भुजा, इसके संगत भुजा कौन सी है, एफ ई। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ई एफ बराबर आ जाएगा टी एफ के, ई एफ किसके बराबर है, टी एफ के। तो यहाँ पर ये जो ई टी भुजा है, इस ई टी भुजा को क्या लिख सकते हैं, ई टी भुजा को लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ टी, ई एफ प्लस एफ टी बराबर बी सी। और एफ टी भुजा को क्या लिख सकते हैं, एफ टी भुजा को यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, एफ टी को लिखेंगे ई एफ लिख देंगे। तो ई एफ प्लस ई एफ बराबर बी सी। तो दो ई एफ बराबर बी सी, तो ई एफ बराबर आ गया बी सी बटा 2। तो यहाँ पर ये जो ई एफ भुजा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड ई एफ है, वो इस बी सी भुजा के समांतर भी आ रहा है और बी सी भुजा का आधा भी आ रहा है। अब हम बात करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम प्रमेय की। इस प्रमेय का सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। तो कथन लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और ए बी का मध्य बिंदु ले लिया ई, ए बी का मध्य बिंदु लिया है ई। अब इससे एक रेखा खींचेंगे और ये जो हमने रेखा खींची वो बी सी, इस बी सी के समांतर खींची। तो ए का तो मध्य बिंदु है, एक भुजा का तो मध्य बिंदु, दूसरी भुजा कौन सी, बी सी के समांतर खींची है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी भुजा ए सी है, इस ए सी भुजा को ई एफ समद्विभाजित करता है, अर्थात ए एफ बराबर एफ सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो बढ़ाई हुई ई एफ रेखा को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम इस चतुर्भुज ई बी सी टी की बात करें। इस चतुर्भुज में ई बी सी टी के समांतर है। रचना से हमने ए बी के समांतर सी टी खींची है, तो ए बी के समांतर सी टी है तो बी ई के समांतर भी क्या होगी, सी टी होगी। और ई एफ समांतर क्या है, बी सी, तो ई टी समांतर भी क्या होगा, बी सी होगा। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर आ रही है, इसका मतलब ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे चतुर्भुज ई बी सी टी में, ई बी
सी में AB समांतर CT, AB समांतर CT और ET समांतर BC, ET समांतर BC। अतः EBCT एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होगी, तो EB किसके बराबर होगी? EB के समूह भुजा कौन सी है? CT, तो EB बराबर CT, EB बराबर CT। और EB भुजा किसके है बराबर है? EB भुजा बराबर है AE के, तो यहाँ पर EB की जगह लिखेंगे AE बराबर CT। अब हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों की। एक तो त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF व त्रिभुज CFT की। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो AE तो किसके बराबर आ रही है? CT के। AE बराबर है, ये भुजा बराबर आई है CT के। और ये जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। और ये जो AB है, इस AB के समांतर हमने CT रेखा खींची है, और AB और CT के लिए ET बन गई तिर्यक रेखा। तो कोण 1 और कोण 4 की बात करें तो यह है एकांतर अंतःकोण, और यहाँ पर AB और CT दोनों समांतर रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण होंगे बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 4। तो इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण 2 बराबर तो कोण 3, और कोण 1 बराबर है कोण 4 के, और AE बराबर है CT। अब इनके कारण लिखते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 4, इसका कारण है एकांतर अंतःकोण। और AE बराबर CT ज्ञात किया है। तो इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। इसका मतलब AS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो त्रिभुज AEF अब ये जो कोण 2 है वो कोण 3 पर आ रहा है। इसका मतलब इस त्रिभुज का F शीर्ष इस त्रिभुज के F शीर्ष पर आएगा, तो F के संगत F। कोण 1 कोण 4 पर आएगा, तो E ये जो शीर्ष E है वो इस शीर्ष T पर आएगा, तो E के संगत T और E के संगत C। तो E के संगत हो जाएगा C, E के संगत C, E के संगत T और F के संगत F। तो E के संगत है T और F के संगत F। तो त्रिभुज AEF सर्वांग समय त्रिभुज CTF के। अब हम इस भुजा की बात करें AF की। ये AF भुजा किसके बराबर होगी? तो AF भुजा ये रही, इसके संगत भुजा CF, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AF बराबर है CF। तो यहाँ पर AF बराबर CF है। ये जो AF है इस CF के बराबर आ रहा है, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि EF AC को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः EF AC को समद्विभाजित करता है। तो ये हुई मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय। उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं।
तो दर्शाइए कि बिंदुओं डी, ई और एफ को मिलाने पर त्रिभुज एबीसी 4 सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी AB भुजा का मध्य बिंदु है, ई BC भुजा का मध्य बिंदु है और एफ AC भुजा का मध्य बिंदु है। तो डी AB का मध्य बिंदु, इसका मतलब AD बराबर DB। इसी प्रकार BC का मध्य बिंदु E है तो BE बराबर EC। एफ AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AF बराबर FC। ये तो हमें दे रखा है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जब इन बिंदु D, E और F इन तीनों बिंदुओं को मिलाया तो ये जो त्रिभुज ABC है वो 4 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इन 4 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। अब हमें इन चारों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है कि ये चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम का मतलब पहला त्रिभुज इस त्रिभुज के भी सर्वांगसम है, इस त्रिभुज के भी सर्वांगसम, इस त्रिभुज के भी सर्वांगसम। इसी प्रकार ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम, इसके सर्वांगसम, इसके सर्वांगसम है। इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार चौथा त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, ये जो AB और AC भुजा इनके मध्य बिंदु है D और F। तो जब इन मध्य बिंदुओं को मिलाया तो ये जो DF रेखाखंड है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो DF समांतर BC। अब DF BC के समांतर है तो DF BE के भी समांतर होगा और DF EC के समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख लिया AB व AC का मध्य बिंदु D व F है, अतः मध्य बिंदु परिमेय से DF समांतर BC। तो DF समांतर BC तो DF BE के भी समांतर होगा और DF EC के समांतर भी होगा। ये जो DF है इसके समांतर BE के भी समांतर होगा और EC के समांतर होगा। इसी प्रकार AB और BC इनके मध्य बिंदु है D और E। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया तो ये जो रेखाखंड DE प्राप्त होगा वो DE रेखाखंड AC के समांतर है। अब AC के समांतर है तो DE AF के भी समांतर होगा और DE FC के समांतर होगा। इसी प्रकार BC और AC इनके मध्य बिंदु F और E, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर ये जो रेखाखंड EF प्राप्त हुआ ये रेखाखंड इस AB के समांतर होगा, क्योंकि E और F मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु परिमेय से EF समांतर AB, तो EF AD के भी समांतर होगा और EF BD के भी समांतर होगा। तो यहाँ तक तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पर अब हम चतुर्भुज ADEF की बात करें तो इस चतुर्भुज में AD EF के समांतर है और AF DE के समांतर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AD तो समांतर है EF के, AD तो किसके समांतर है EF के, और EF AD के समांतर तो है, और DE देखो कहाँ पर है DE समांतर AF। तो ये इन दोनों को लिख लिया यहाँ पर। चतुर्भुज ADEF में AD समांतर EF और DE समांतर AF। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है। इसका मतलब चतुर्भुज ADEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो ADEF एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में DE बन गया इसका विकर्ण। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो ये दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। अब सर्वांग सम ये तो पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इनको सर्वांग सम के रूप में लिखना कैसे, तो एक त्रिभुज का नाम लिख लेंगे त्रिभुज EFD, सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब देखो ADEF एक समांतर चतुर्भुज है, ADEF के समांतर है और इनके लिए ये DE बन गई तिर्यक रेखा और ये कोण बन रहे हैं एकांतर अंतःकोण, और एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं ये क्या हैं समांतर है। तो ये वाला कोण इस कोण पर आएगा। इसी प्रकार इस कोण की बात करें ये कोण जाएगा इस कोण पर। क्यों? क्योंकि DE और AF ये दोनों भी समांतर हैं और DF बन गई तिर्यक रेखा, तो ये कोण बन गए एकांतर अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि AF समांतर DE। तो ये वाला कोण इस कोण पर जाएगा और ये वाला कोण इस कोण पर जाएगा। बच गया कौन सा? ये कोण। तो ये कोण कहाँ पर जाएगा? इस पर। तो E के संगत तो E के संगत आ जाएगा A और F के संगत
इस त्रिभुज का ये जो एफ है वो कहाँ पर जाएगा, डी पर जाएगा, और डी कहाँ पर जाएगा, डी जाएगा एफ पर। तो त्रिभुज ई एफ डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी एफ के। तो ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज ई एफ डी। इसी प्रकार इस चतुर्भुज की बात करें डी बी ई एफ, ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि डी बी एफ ई के समांतर है और डी एफ बी ई के समांतर है। तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करेगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी होंगे सर्वांग सम, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार चतुर्भुज डी एफ सी ई, इसमें भी डी ई समांतर एफ सी है और डी एफ समांतर ई सी। तो इस चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है, इसका मतलब ये चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के भी सर्वांग सम हो जाएगा। इस प्रकार ये जो 2 नंबर का त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के भी सर्वांग सम है, इस त्रिभुज के भी सर्वांग सम है और इस त्रिभुज के भी सर्वांग सम है। तो ये चारों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल, एल एम और एन तीन समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित हैं कि एल एम और एन रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC काटती है। तो दर्शाइए कि एल एम और एन रेखा Q पर भी समान अंतःखंड DE और EF काटती है। तो यहाँ पर दे रखा है एल एम और एन, ये तीनों रेखाएं तो है परस्पर समांतर। P और Q इन रेखाओं के लिए है तिर्यक रेखा। अब ये दे रखा है कि ये जो तीनों समांतर रेखा है इस तिर्यक रेखा P पर समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड का मतलब ये तीनों रेखाएं इस P तिर्यक रेखा के दो टुकड़े कर रही हैं, एक तो AB और BC। ये अंतःखंड इनको बोलें तो AB और BC ये दोनों टुकड़े परस्पर बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर है तो B इसका क्या हो गया, फिर मध्य बिंदु हो गया। AB बराबर क्या है, BC, तो B हो गया इसका मध्य बिंदु। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो तिर्यक रेखा Q है इस तिर्यक रेखा Q के भी ये तीनों समांतर रेखाएं समान अंतःखंड DE और EF काटती है। तो हमें क्या दिखाना है, DE और EF को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज ACF की बात करें, B इसका मध्य बिंदु है, B क्या है मध्य बिंदु, और BG CF के समांतर है। क्यों, क्योंकि M और N समांतर रेखाएं दी गई है। तो समांतर रेखाओं के जो टुकड़ी होंगी वो भी परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो BG समांतर है CF। तो BAC का मध्य बिंदु है और BG समांतर है CF। तो मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम प्रमेय से क्या आ जाएगा, AG बराबर GF। इसी प्रकार फिर आगे वाले त्रिभुज में अब लिखते हैं इसे त्रिभुज ACF में BAC का मध्य बिंदु है, BAC का मध्य बिंदु है और BG समांतर है CF, BG समांतर CF। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा, AG बराबर GF। AG बराबर GF आ गया। ये जो AG है वो किसके बराबर है, GF के। तो इसका मतलब ये जो G है इस AF का हो गया मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है, ये जो M है वो किससे जा रही है, G से। तो इस GE की बात करें, ये GE देखो AD के समांतर होगा। क्यों, क्योंकि M और L भी क्या है समांतर। तो GE समांतर है AD, ये दोनों समांतर है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा यदि दूसरी भुजा के समांतर है तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। तो ये रही इसकी तीसरी भुजा। ये तो रहा पहली भुजा का, एक भुजा का मध्य बिंदु इस दूसरी भुजा के समांतर है तो इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, अर्थात DE बराबर EF। तो पहले तो यहाँ से लिखेंगे AG बराबर GF है, अतः G AF का मध्य बिंदु है, AF का
मध्य बिंदु है। अब बात करें हम त्रिभुज ए डी एफ की। ए डी एफ में जी ए एफ का मध्य बिंदु है। जी ए एफ का मध्य बिंदु और जीई समांतर है एडी। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, डीई बराबर ई एफ। डीई बराबर ई एफ, और ये हमें सिद्ध करना था डीई बराबर ई एफ।